पिल्सू पहले सियोल का बड़ा आदमी था, पर अब जिंदगी ने उसे ऐसा झटका दिया कि वो बस एक छोटी सी फ्राइड चिकन की दुकान चला रहा है। सियोल जैसे महंगे शहर में बस किसी तरह गुजारा कर रहा है। उसकी बीवी सियांगमी दिन रात मेहनत करती है, हर कस्टमर को हंसकर मिलती है, लेकिन उसकी हंसी के पीछे ढेर सारी टेंशन है, पैसों की, किराए की, बिलों की और अब मकान मालिक की नई डिमांड की। खुशकिस्मती से उनका बेटा जुनपियो एक होशियार बच्चा है जो माँ बाप का गर्व है। एक दिन मकान मालिक का फोन आता है और वो बोलता है कि उसका परिवार पिल्सू के घर में शिफ्ट होने वाला है। पिल्सू जानता है कि मकान मालिक के पास सियोल में कहीं और आलीशान हवेली है, फिर भी वो झूठ बोल रहा है। असल में वो किराया बढ़ाना चाहता है, इतना ज्यादा कि पिल्सू के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। किराया मान ले तो पैसों की दिक्कत और मना करे तो रहने की जगह का झमेला। दिक्कत यह है कि पिल्सू का क्रेडिट इतना खराब है कि बैंक से एक पैसा भी उधार नहीं मिल सकता। पिल्सू की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। उसका बेटा जुनपियो उसे अपार्टमेंट बिल्डिंग में देखता है, लेकिन नजरें चुरा लेता है। पिल्सू को बुरा लगता है, पर वो समझता है आखिर वो तो बस एक चिकन बेचने वाला है। इधर जंग सूक और उसके दोस्त पिल्सू की दुकान पर बेस्ट सेलिंग चिकन खाने आते हैं। पिल्सू हमेशा की तरह मेहमान नवाजी में लगा रहता है, लेकिन जंग सूक हिचकिचाते हुए बोलता है कि चिकन में कुछ मसाले ऐसे हैं जो पेट खराब कर सकते हैं। ये सुनकर सारी टेबल पर चुप्पी छा जाती है और सब चॉपस्टिक्स नीचे रख देते हैं। पिल्सू शर्मिंदगी में डूब जाता है। घर लौटकर वो सियांगमी से किराए की बात करना चाहता है, लेकिन अपनी बीवी और बेटे को सुकून से शाम बिताते देख उसका मन नहीं मानता। वो सोचता है कि अगर अब घर बदल लिया तो सबकी जिंदगी में बकैती हो जाएगी। फिर भी वो जानता है कि बात को टाल नहीं सकता। वो फैसला करता है कि परिवार को बारबेक्यू ट्रीट देगा ताकि बुरी खबर सुनाने से पहले माहौल हल्का हो जाए। जुनपियो एक कंपटीशन जीतता है जो माँ बाप के लिए खुशी की बात है। बारबेक्यू में सियांगमी सबसे चमकदार दिखती है और तारीफें सुनकर उसका मूड बन जाता है, लेकिन यह खुशी का पल जल्दी ही फीका पड़ने वाला है। पिल्सू हिम्मत जुटाकर सियांगमी को किराए की बुरी खबर सुनाता है। सियांगमी फौरन गुस्से में आकर उसे खरी खोटी सुनाती है। इसलिए पूरा परिवार भारी मन से घर लौटता है और वहां देखता है कि घर में रिसाव हो रहा है। पिल्सू नल ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा पानी से भीग जाता है। रिसाव की खबर मकान मालिक तक पहुंचती है। अगली सुबह मकान मालिक उनके घर आ धमकता है और दोनों में तीखी बहस हो जाती है। बाद में पिल्सू को लगता है कि उसका गुस्सा दिखाना गलत था, क्योंकि बिना घर के उसकी कोई आवाज नहीं। अगली सुबह वो मकान मालिक के लिए तोहफा लेकर माफी मांगने जाता है, पर वहां देखता है कि सियांगमी पहले ही मकान मालिक से माफी मांग रही है। ये देखकर पिल्सू का दिल टूट जाता है और उसे लगता है कि वो अपने परिवार को इस हाल में डालकर पूरी तरह बेकार हो गया। वो अपनी चिकन दुकान पर जाता है और दुख में शराब पीने लगता है। फिर बाहर हवा खाने निकलता है और एक गुंडे को किसी को परेशान करते देखता है। उसका खून खौल उठता है, इसलिए वो हीरो बनकर उस शख्स को बचा लेता है। बाद में वो उस बुजुर्ग औरत को उसके घर छोड़ आता है। अगले दिन पिल्सू फिर उस बुजुर्ग औरत से मिलता है जो रियल एस्टेट ऑफिस के सामने घर ढूंढ रही है। वो पिल्सू की मदद करने के लिए कहती है कि वो उसके लिए घर ढूंढ देगी। पिल्सू खुशी से फूला नहीं समाता और सियांगमी को बताता है कि उन्हें नया घर मिल गया है, लेकिन सियोल छोड़ना पड़ेगा। वो अपनी बीवी और बच्चों को एक शानदार हवेली दिखाने ले जाता है और ऐलान करता है कि वो अगले दिन वहां शिफ्ट करेंगे। सियांगमी को लगता है कि पिल्सू नशे में बकवास कर रहा है, लेकिन जब वो लीज एग्रीमेंट देखती है तो उसे यकीन हो जाता है। घर सस्ते में मिला, पर एक छोटी सी शर्त है। पिल्सू का परिवार मालिक मरिम के साथ कुछ वक्त तक रहेगा, जब तक वो अपना कुछ काम निपटा ले। इसके बाद पिल्सू फिर से चिकन तलने में जुट जाता है। उसी दिन जंग सूक अपने दोस्त से अपनी कंपनी के टर्न अराउंड की बात करता है, पर उसका दोस्त हिचकिचाता है। नशे में धुत होने के बाद वो दोस्त नौकरी छोड़कर दूसरा मौका ढूंढने की बात करता है। जब जंग सूक की आंख खुलती है तो वो अकेला है। पिल्सू उसे बिल चुकाने के लिए जगाता है,
लेकिन बिल की जगह उसे उल्टी का तोहफा मिलता है। पिलसू चिल्लाता है और रसोई में भागता है। जब पिलसू वापस आता है तो जंगसूक बिना पैसे दिए भाग चुका है और दुकान का स्टैंड भी तोड़ गया है। अगले दिन पिलसू का परिवार नए घर में खुशी खुशी शिफ्ट करता है। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं वैसे ही वो घर की मालिक मरिम से मिलते हैं। मरिम ठीक ठाक लगती है, लेकिन वो बेसमेंट में जाने से मना करती है। बाद में पिलसू अपनी चिकन दुकान पर लोगों से उस हवेली और मरिम के बारे में अफवाहें सुनता है। लोग फुसफुसाते हैं कि उस घर को स्टोन हाउस कहते हैं क्योंकि वहां पहले की हाउसकीपर्स पत्थर बन गई। कुछ लोग कहते हैं कि मरिम का क्राइम से कनेक्शन है। पिलसू परेशान होकर घर लौटता है। रात को अंधेरे में लाइट का स्विच ढूंढते वक्त उसे मरिम की सफेद बालों वाली शक्ल दिखती है जो उसे डरा देती है। अगली सुबह कचरा फेंकने के दौरान कुछ स्टाइलिश मम्मियां उससे बात करती हैं और पूछती हैं कि क्या झुनपियो न्यूजीलैंड के समर कैंप में जाना चाहेगा। पिलसू उत्साह में हाँ कह देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि झुनपियो कोई मौका छोड़े, लेकिन कैंप की फीस सोचकर उसका मूड खराब हो जाता है। उसे पता है कि सियांगमी इतना खर्च मंजूर नहीं करेगी क्योंकि वो पैसों को झुनपियो की ट्यूशन पर लगाना चाहती है। पिलसू एक प्लान बनाता है और अपने भाई को फोन करके पैसे मांगने की नौटंकी करने को कहता है, लेकिन उनकी चाल नाकाम हो जाती है और सियांगमी का गुस्सा फटने से बस बाल बाल बचता है। निराश होकर पिलसू नदी के किनारे सिर ठंडा करने जाता है जहां वो जंगसूक से टकराता है। वो उसे कॉलर पकड़कर पिछले चिकन और इमोशनल नुकसान का पैसा मांगता है। जंगसूक पहले तो बहस करता है, लेकिन जब पिलसू उसे सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज दिखाता है तो वो मान जाता है। वो कहता है कि वो पूरी तरह कंगाल है क्योंकि उसके बाप के कानूनी झमेले ने परिवार को कर्ज में डुबो दिया। तभी जंगसूक कुछ कस्टमर्स को देखकर उन्हें सर्व करने लगता है और वह पिलसू से कहता है कि मैं आपकी दुकान में काम करके आपका बिल चुका दूंगा, और इसके बाद वो पिलसू की दुकान पर काम करता है। इसके बाद जंगसूक अपने अगले कुछ दिन पार्क में बेघर की तरह बिताता है। असल में जंगसूक के पिता पर फ्रॉड का आरोप लगा है जिस वजह से वो बैंकरप्ट हो गए हैं, और जंगसूक कुछ दिन पहले तक एक स्टार्टअप फाउंडर था। उसने अपने दोस्त मिनजय के साथ एक ऐप बनाया था और उसने अपनी ऐप के लिए इन्वेस्टर्स से पिच भी किया था। और जब एक बड़ा इन्वेस्टर आता भी है तो वो मिनजय के एक अलग आइडिया में दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन मिनजय लालच में आकर अकेले डील करने का फैसला करता है और जुंगस्योक को बाहर कर देता है। और अब जंगसूक के पास अपना घर भी नहीं है क्योंकि वो तो बैंक ने जब्त कर लिया और एक झटके में उसके हाथ से सब कुछ चला गया। और क्योंकि जंगसूक के पिता ने मैडम मरीम से अपनी कंपनी के लिए पैसे उधार लिए होते हैं तो जंगसूक यहां पर अपने आप को उनके पास गिरवी रख देता है और मरीम उसे स्टोन हाउस में रहने की इजाजत देती है। पिलसू हैरान रह जाता है। वो सियांगमी को इस नए मेहमान के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन डरावनी कहानियों में उलझा रहता है। इधर रियल एस्टेट एजेंट उसे स्टोन हाउस की एक और डरावनी कहानी सुनाता है। पिछवाड़े में एक पाइन ट्री है जिसके पास मरिम ने किसी को जाने से मना किया है। एक हाउसकीपर जो वहां गया वो गायब हो गया। पिलसू आधा अधूरा यकीन करता है और पिछवाड़े की जांच करने जाता है। वहां उसे जंगसूक मिलता है जो उसे डरा देता है। पिलसू पूछता है कि मरिम ने उसे क्यों रहने दिया। जंगसूक भूख से तड़प रहा होता है, इसीलिए पिलसू उसे रमेन खिलाने घर बुलाता है। जंगसूक बताता है कि वो मरिम का कर्जदार है क्योंकि मरिम ने उसकी कंपनी में पैसा लगाया था। वो कहता है कि मरिम एक कुख्यात लोन शार्क है। ये सुनकर पिलसू को सारी बात समझ आती है। रात को वो एक डरावने सपने से जागता है जिसमें मरिम चाकू लिए उसका सामना करती है। इसलिए वो सपने को सच होने से रोकने के लिए मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। सुबह झुनपियो को स्कूल छोड़ने के बाद सियांगमी को दूसरी मम्मियों के फोन आते हैं जो उनके नए घर देखना चाहती हैं। वो लोग यकीन नहीं करते कि पिलसू का परिवार हवेली में रहता है, लेकिन सियांगमी जवाब देने से पहले ही वो फोन काट देती हैं। उसी दिन मम्मियां उनके घर पहुंच जाती हैं और पिलसू को अपनी झकास हवेली दिखाने का मौका मिलता है। पिलसू का साला उसे स्टोन हाउस के बेसमेंट की जांच करने के लिए उकसाता है। उत्साह में पिलसू घर लौटता है और सीधा बेसमेंट में जाता है। वो मरिम से पकड़ा जाता, लेकिन छिप जाता है और एक गुप्त रास्ता ढूंढ लेता है। वहां उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसे दफनाए हुए कलश जैसे लगते हैं। तभी जंगसूक घर में घुसता है।
और पिल्सू उसे खींचकर उस खतरनाक जगह से दूर ले जाता है। वो जंगसूक को बताता है कि उसने बेसमेंट में क्या देखा, लेकिन जंगसूक इसे वहम कहकर टाल देता है और कहता है कि मरिम दिल से अच्छी औरत है। आखिर में पिल्सू उसे मना लेता है। अगली सुबह दोनों स्कूटर पर मरिम का पीछा करते हैं ताकि उसके राज का पता लगा सकें। मरिम एक आदमी से मिलती है और चाकू निकालकर उसकी तरफ इशारा करती है। पिल्सू और जंगसूक चिल्लाते हुए उसकी मदद को दौड़ते हैं, लेकिन ये गलतफहमी निकलती है। उस आदमी ने मरिम से कर्ज लिया था और चाकू को बतौर गारंटी रखा था। मरिम बस वो चाकू वापस कर रही थी। फिर भी पिल्सू और जंगसूक की ड्रामेबाजी ने माहौल खराब कर दिया। पिल्सू और जंगसूक उस आदमी को ढूंढकर चाकू ठीक से वापस करने में मदद करने का वादा करते हैं। पिल्सू उस आदमी के होटल के बाहर निगरानी करता है, जबकि जंगसूक अपनी फ्रेंड फाइंडर 24/7 ऐप से उसे ट्रैक करता है। एक दिन की मशक्कत के बाद वो आदमी मिलता है, लेकिन वो भाग निकलता है। जब सब उम्मीद खत्म लगती है, तब वो उसे दोबारा ढूंढ लेते हैं। मरिम के साथ मिलकर वो उस आदमी को पकड़ते हैं और चाकू वापस कर देते हैं। इस कामयाबी से पिल्सू का मरिम के बारे में नजरिया बदल जाता है। उसे लगता है कि शायद मरिम वैसी क्रूर लोन शार्क नहीं जैसा लोग कहते हैं। इधर सियांगमी का बर्थडे आता है, लेकिन उसे सिर्फ एक पुराना दोस्त याद करता है। वो पिल्सू को फोन करती है, पर वो दुकान में व्यस्त होने की वजह से जवाब नहीं देता। सियांगमी उदास होकर खुद को तसल्ली देती है। अगली सुबह पिल्सू को एहसास होता है कि वो उसका बर्थडे भूल गया। वो अपने साले और जुनपियो के साथ मिलकर देर से बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान करता है। सियांगमी को ये जेस्चर अच्छा लगता है, लेकिन उसे कोई गिफ्ट न मिलने की थोड़ी निराशा रहती है। महीने के अंत में सियांगमी परिवार के खर्चे देखती है और पाती है कि चिकन दुकान की कमाई पिछले महीने से काफी कम है। पिल्सू को गिल्ट महसूस होता है, इसलिए वो सुझाव देता है कि वो रात की ड्राइवर की नौकरी कर लेगा ताकि खर्चे पूरे हो सकें। लेकिन सियांगमी इसका विरोध करती है, क्योंकि उसे रात में ड्राइविंग की खतरनाकी की चिंता है। परेशान होकर पिल्सू बाहर हवा खाने निकलता है और मरिम से टकराता है। मरिम उसका चिंतित चेहरा देखकर उसे बेसमेंट में ले जाती है। वहां पिल्सू को पता चलता है कि जो उसे दफनाए हुए कलश लगे थे वो असल में बेशकीमती पुरानी चीजें हैं। अगर उनमें से एक भी बिक जाए तो सियोल में 10 साल तक आराम से गुजारा हो सकता है। मरिम पिल्सू से एक फेवर मांगती है कि वो बाकी बेकार कोलैटरल वापस कर दे। उसे भरोसा कम लोगों पर होता है, लेकिन पिल्सू पर उसे अजीब सा यकीन है। पहले 3 कोलैटरल थे और पिल्सू ने एक चाकू पहले ही वापस कर दिया, इसलिए अब 2 बाकी हैं। मरिम कहती है कि सब वापस होने के बाद वो घर छोड़ देगी। अगले दिन पिल्सू सोचता है कि उसका धंधा हाल में मंदा है, क्योंकि एक नया कॉम्पिटिटर सस्ता चिकन बेच रहा है। वो सबको उसकी दुकान पर ले जाता है छकने के लिए। वापस लौटते वक्त वो लोग थोड़े टिप्सी हैं और सियांगमी से टकराते हैं। सियांगमी अपने पति की हालत देखकर उदास हो जाती है। अगले दिन स्टाइलिश मम्मियां फिर आती हैं और सियांगमी को अपने साथ शामिल होने को कहती हैं। उन्हें अफवाहें सुनाई दी हैं कि पिल्सू का परिवार हवेली का मालिक नहीं बल्कि किराएदार है। सियांगमी ने कभी ऐसा दावा नहीं किया, लेकिन लोग उनकी अपनी धारणा बनाए बैठे हैं। वो लोग चुपके से पिल्सू की चिकन दुकान की तुलना नए कॉम्पिटिटर से करते हैं जो ज्यादा चल रहा है। सियांगमी शांत रहती है, पर मरिम के लोन शार्क होने की बात सुनकर चौंक जाती है। उसे गुस्सा आता है कि पिल्सू ने ये बात छिपाई। जब जंगसूक पिल्सू को ये बात बताता है तो वो घर लौटता है और सियांगमी को अकेले शराब पीते पाता है। सियांगमी उससे मरिम के लोन शार्क होने की बात पर सवाल करती है। पिल्सू सफाई देता है कि उसे पहले नहीं पता था, वरना वो इस घर में शिफ्ट ही नहीं करता। तभी वो गुस्से में बोल पड़ता है कि क्या सियांगमी को उससे शादी करके पछतावा है। दोनों के बीच भारी सन्नाटा छा जाता है। बाद में पिल्सू एक कस्टमर से मिलता है और दोनों शराब पीते हुए अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। रात को थोड़ा नशे में घर लौटकर पिल्सू अपनी जिंदगी के फैसलों पर सोचता है। अगली सुबह वो मरिम से मिलने जाता है और कहता है कि वो बाकी कोलैटरल वापस करेगा, बशर्ते मरिम उसके परिवार को जुनपियो की ग्रेजुएशन तक घर से न निकाले। मरिम को ये शर्त मजेदार लगती है, पर वो एक और शर्त जोड़ती है। अगर पिल्सू 1 महीने में कोलैटरल के मालिकों को नहीं ढूंढ पाया
तो उसका परिवार फौरन घर खाली करेगा। वो बिना कुछ और कहे साइन कर देती है। पिल्सू हैरान रह जाता है, लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं। वो जूते की तलाश शुरू करता है, पर यह आसान नहीं। जूते का मालिक कहीं और चला गया है। खाली हाथ मरिम के पास लौटने पर वो सुझाव देती है कि जंगसूक की मदद ले, क्योंकि दो दिमाग एक से बेहतर। तभी जंगसूक वहां आ धमकता है। मरिम एक 300 मिलियन वॉन का चेक निकालती है और उसे आधा फाड़कर जंगसूक को दे देती है। अगर वो मालिक को ढूंढ ले तो बाकी आधा मिलेगा। पिल्सू और जंगसूक अगले दिन तलाश शुरू करते हैं। पिल्सू पुराने तरीके से इन्फो ढूंढता है, जबकि जंगसूक अपनी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करता है। उनकी मेहनत सुई ढूंढने जैसी लगती है। वो चिकन दुकान पर बैठकर अपना दुख डुबोते हैं, जहां एक रेगुलर कस्टमर युनहो उनके साथ शामिल हो जाता है। युनहो अपनी पहली मोहब्बत की बात बताता है, जो अब शादीशुदा है और एक बच्चा है। युनहो को तसल्ली देकर पिल्सू दुकान बंद करता है और झुन पियो को एक लड़की के साथ देखता है। उसका बाप वाला दिल उसे डांटने को कहता है, लेकिन वो खुश होता है कि उसका बेटा दोस्त बना रहा है। इधर जंगसूक को पता चलता है कि जूते एक खास कारीगर ने बनाए हैं। वो पिल्सू को ढूंढने दौड़ता है, पर सियांगमी को वो जूते पहने हुए देखता है, जो उसे लगता है कि पिल्सू का गिफ्ट है। पिल्सू समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगसूक बीच में बोल पड़ता है कि जूते उसके हैं, जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिए थे और पिल्सू को लोन के लिए गारंटी के तौर पर दिए थे। उनकी शानदार एक्टिंग से वो कारीगर का कांटेक्ट ढूंढ लेते हैं, पर मालिक फिर से कहीं और चला गया है। कई दिन की नाकाम कोशिश के बाद मरिम एक कागज दिखाकर सबकी बोलती बंद कर देती है। ये 100 मिलियन वॉन का चेक होता है। अगले दिन वो मोहल्ले में फिर से तलाश शुरू करते हैं और इस बार उनकी किस्मत साथ देती है। वो जूते के मालिक के बेटे से टकराते हैं, जो उनकी पहले की मदद के लिए शुक्रगुजार है। वो उन्हें अपने घर ले जाता है। पिल्सू उस बच्चे के घर को देखकर हैरान रह जाता है। बच्चे का बाप लंबे वक्त तक काम करता है और घर के काम के लिए टाइम नहीं मिलता। पिल्सू का बाप वाला दिल जागता है, इसलिए वो बच्चे के लिए खाना बनाने किराने की दुकान जाता है। खाना बनाते वक्त सियांगमी का फोन आता है कि वो दुकान पर आ रही है। पिल्सू सब छोड़कर जंगसूक को जिम्मेदारी सौंपता है और भागकर दुकान पहुंचता है। अगर सियांगमी को पता चला कि वो दुकान छोड़कर गया तो बकैती हो जाएगी। अगली सुबह पिल्सू बच्चे के घर जाता है और देखता है कि घर चमक रहा है, पर जूते का मालिक फर्श पर बेहोश पड़ा है। मरिम भी वहां पहुंचती है और जूते वापस कर दिए जाते हैं। इधर सियांगमी को अपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट से 25 लाख वॉन का मुनाफा मिलता है। वो पिल्सू के साथ जश्न मनाने चिकन दुकान जाती है। वहां वो युनहो से टकराते हैं, जो ये जानकर हैरान रहता है कि पिल्सू सियांगमी का पति है। ये मुलाकात सियांगमी और युनहो को मिले जुले जज्बातों में छोड़ देती है। आगे की कहानी अगले पार्ट में। धन्यवाद।